स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी धीरे से आँख खोल लेंगे। अभी बताएंगे कल हमने क्लास में क्या क्या किया था, माइक अनम्यूट करके, और बाकी सब टाइप करेंगे। कोई बताए, हैंड रेज करे जिसे पता है, जो था कल क्लास में। आकाश जी बताइए। मैम कल हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। जी बहुत अच्छा, सोनिया शाह जी ने टाइप किया है। और चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या पढ़ा था? कितनी फॉर्म्स होती हैं एजुकेशन की? हैंड रेज करें। आयुषी जी बताइए। बाकी सब टाइप करेंगे, तीनों फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स होती हैं एजुकेशन की, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। जी बहुत अच्छा। फॉर्मल कौन बताएगा? हैंड रेज करें। शिवानी त्यागी जी बताइए। फॉर्मल जो एजुकेशन क्या होता है? जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्ट्रक्चर होती है, प्लान होती है और फैसिलिटीज होती है। और इसको जो हम स्कूल यूनिवर्सिटीज में लेते हैं वहाँ पे हमको दी जाती है और इससे हमें डिप्लोमा डिग्रीज भी प्रोवाइडेड होती है। जी बहुत अच्छा। मानसी जी का भी आया है मैसेज, स्ट्रक्चर्ड प्लान गिवन इन स्कूल कॉलेज प्रोवाइड डिग्री। बहुत अच्छा। अब इनफॉर्मल बताएंगे, वो नॉन फॉर्मल बताएंगे, किसको आता है हैंड रेज करें। आकाश जी बताइए नॉन फॉर्मल के विषय में। मैं बाकी सब मैं टाइप करेंगे। मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटी होती है, ये सेमिनार वर्कशॉप के द्वारा दी जाती है और इसमें मैम इसका मुख्य उद्देश्य स्किल्स को गेन करना होता है, मतलब इसके थ्रू हम अपनी स्किल्स को सुधार सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोनिया शाह जी का है कॉम्प्लीमेंट्री लर्निंग एक्टिविटीज। मानसी जी का भी है गेन स्किल्स नो डिग्री। जी हाँ, इसमें डिग्री नहीं मिलते, खाली स्किल्स मिलती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो बताएंगे इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, नॉन फॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल क्या होता है? हैंड रेज करें। रितिका जी बताइए इनफॉर्मल। Informal बाकी means सब टाइप करेंगे। spontaneous, self-motivated, and it can be obtained from anywhere. Uh, it includes personal development and self-fulfillment. It gives self-fulfillment. बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैसेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सोनिया शाह जी एंड आकाश जी ने, शिवानी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे, जो हमने ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ब्लूम्स के क्लासिफिकेशन को बारे में कौन बताएगा? सोनिया शाह जी बताइए। बाकी सब टाइप करेंगे क्या क्या था उसमें। मैम ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन, 3 कैटेगरीज दिए हैं, 3 डोमेन दिए हैं। कॉग्निटिव डोमेन जिसको ज्ञानात्मक क्षेत्र बोलते हैं, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन जो है भावात्मक, और साइकोमोटर डोमेन जो है मनोसंचलित। तो कॉग्निटिव में हेड को इम्पोर्टेंस है, अफेक्टिव में हार्ट, और साइकोमोटर इज हैंड। जी बहुत अच्छा बताया आपने, पूरा डिटेल में बता दिया। और मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत अच्छे से, मानसी जी, रितिका जी, आकाश जी, आयुषी जी। चलिए अब मुझे बताएंगे कॉग्निटिव डोमेन के विषय में क्या क्या था उसमें। हैंड रेज करें। गौरव जी बताइए कॉग्निटिव के बारे में। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 लेवल्स आते हैं, जिसमें नॉलेज नॉलेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेलुएशन। जी बहुत अच्छा। तो इनके विषय में बताइए क्या क्या है ये चीजें। नॉलेज का मतलब ज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें ज्ञान का अर्जन करना।
मतलब बोध में उस ज्ञान को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। उपयोग मतलब जो हमने ज्ञान गेन किया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे कहीं पे। एनालिसिस में विश्लेषण, मतलब टू ब्रेक डाउन थिंग्स, जो भी हमने उनको सीखा है। और सिंथेसिस में संश्लेषण उन चीजों का, ये थोड़ा मैम क्लियर नहीं है। संश्लेषण मूल्यांकन में देखेंगे कि जो भी हमने ये अब तक के 5 लेवल्स पढ़े हैं तो एक तरह से मतलब उसका रिजल्ट क्या है। जी सिंथेसिस में बताती हूँ। जब आपने एनालिसिस किया है, उन चीजों को तोड़ा है, तो उन्हें एक साथ भी लेके आएंगे, सुव्यवस्थित करेंगे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंथेसिस में ही आएगा। जो आपने एनालिसिस किया है ना, चीजों को तोड़ा है, सूचना जो आपको मिली या फिर आपको जो जानकारी मिली, आपने जो ज्ञान नॉलेज वाली फेज में कलेक्ट किया, फिर आपने एनालिसिस किया, तो उसी एनालिसिस में जो आपने उनको घटकों में तोड़ा, उसी को सिंथेसिस में ले आएंगे कि उसमें जो घटकों में तोड़ा है उसी को हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और उनको एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, आंसर आपके चैट बॉक्स में बहुत अच्छे आए हैं। अभी बताएंगे इसी में एंडरसन और डेविड कर्तुबुल ने कुछ चेंजेस किए हैं, वो क्या है वो टाइप करेंगे सभी, और हैंड रेज करें जिसको आता है। जी शिवानी त्यागी जी बताइए। मैम उसमें ना रिमेम्बर, फर्स्ट पे उन्होंने रिमेम्बर किया है, ठीक है। सेकंड पे उन्होंने जो है अंडरस्टैंडिंग ले लिया है, देन उन्होंने अप्लाई किया उसको, फिर उसको जो है एनालाइजिंग किया, देन इवेलुएट किया, उसका मूल्यांकन किया, और बाद में कुछ उसमें ऐड किया, नया कुछ चीजें ऐड करके, यानी कि क्रिएशन कर दिया, वहां पे कुछ चीजें जोड़ दी। इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम, जैसे आपने एग्जांपल लिया था मंडूक आसन का, तो उसका डायबिटीज पे हमें इफेक्ट देगा, तो हमने बुक में पढ़ लिया, पहले नॉलेज ली, फिर हमने उसको समझा कि कैसे इफेक्ट करेगा, थोड़ा सा कैसे किया, फिर हमने उसको अप्लाई करके देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, देन फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा कि ये कहाँ कहाँ पे हमको इफेक्ट डाल रहा है, फिर इवेलुएट लिया कि ऊपर फॉर्म में हमें कहाँ से, मतलब क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर, देन क्रिएट किया कि और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको किया। जी बहुत अच्छा, और चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं रितिका जी, मानसी जी, सोनिया शाह जी एंड आयुषी जी, गौरव जी, आकाश जी, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। बाकी सभी भी पार्टिसिपेट करें, 17 पीपल हैं यहाँ पे क्लास में, खाली 4-5 ही टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सभी पार्टिसिपेट कीजिए। तो अफेक्टिव डोमेन के बारे में कौन बताएंगे? आकाश जी बताइए। मैम इसमें मैम 5 चरण है। पहला रिसीविंग है, दूसरा रिस्पॉन्डिंग है, तीसरा वेलविंग है, चौथा ऑर्गेनाइजिंग है, और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैम पहले में सुनने की इच्छा है, रिसीविंग मतलब जो हम सुनते हैं उसे रिसीविंग कहते हैं। फिर जो हम सुन रहे हैं उस सेमिनार में अगर हम उसका प्रतिकार कर, मतलब उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे प्रतिक्रिया। फिर जो हमने सुना उसका आकलन करना, उसके बारे में अपना बुद्धि विमर्श का उपयोग करना। और फिर जो ऑर्गेनाइजिंग करना है, उसमें जो हम आइडिया यूज करेंगे उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जैसे जो आपने कल मोबाइल के बारे में बताया था। और निरूपण मतलब मैम बिहेवियर, जो हम प्रायोगिक तौर पे यूज करेंगे। जी बहुत अच्छा, बाकी सब ने बिना कहीं मैसेज भी कर दिए। बहुत अच्छी क्लास हो रही है आजकल। चलिए साइकोमोटर बताएंगे और बाकी सब टाइप करेंगे। कौन बताएगा साइकोमोटर के विषय में? सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, साइको मोटर में पहले आता है इमिटेशन, दैट इज प्रतिरूपता, मतलब जो भी स्किल्ड पर्सन है तो उसको कॉपी करके वो जो करता है वैसे सेम करना। फिर उसके बाद आता है मैनिपुलेशन, मतलब नए तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करना या फिर थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज करना। उसके बाद आता है प्रिसीजन, उसको बोलते हैं परिशुद्धता, मतलब बार बार वही चीज हम करते हैं तो जिसमें हमको प्रिसीजन आता है, प्रिसीजन लाने के लिए। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन, तो डिजायर्ड लेवल, जब तक हम लोग वो डिजायर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते, प्योर फॉर्म में नहीं आते, तब तक हम लोग वो चीज करते हैं। और लास्ट में आता है नेचुरलाइजेशन, तो उसमें आता है कि नई नई चीजों को अडाप्ट करना। जब हम नई चीजों को अडाप्ट होते हैं और उनको बाद में मॉडिफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। जी बहुत अच्छा, कल हमने क्लास में इतना ही किया था।
एक क्लासिफिकेशन छूट गया था हमारा गैग्ने एंड ब्रिग्स का, तो आज वो कंप्लीट करेंगे। और आज हम देखेंगे हमारे मैगजाइन्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, शिक्षण सूत्र देख लेंगे, ठीक है। और हम मॉडल्स देखेंगे दो, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। तो मैम जो बाकी सब लास्ट में है हाँ ना, इसको थोड़ा सा आप एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जी। जो लास्ट में है ना साइकोमोटर डोमेन, हाँ इसमें जी। जो आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, जैसे आपने देखा सबसे पहले इमिटेशन में देखा, तो आप जो कॉपी कर रहे हैं, जैसे आपके टीचर हैं कोई चीज सिखा रहे हैं आपको, चाहे आप आर्ट में हो, कुछ ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं, तो आप उसमें कॉपी करेंगे। तो मेरी सिस्टर यस मैम। आर्ट्स में है, पहले वो कॉपी करती है, तो वो एक पहले तो मैम देती हैं वो कॉपी करती है, फिर कभी कभी क्या करती है वो एक कंपोजिशन नाम की होती है उनका आर्ट वर्क, कंपोजिशन में अपने आइडियाज लगाने होते हैं, तो हमारा उसमें आ जाएगा आर्टिकुलेशन में, उसमें नेचुरलाइजेशन, जब वो चेंजेस करेगी। लेकिन पहले क्या करेगी, वो अपनी जो टीचर है आर्ट वर्क बता रही है, वो अगर कैसे कैसे बनाना है उसको कॉपी करेगी, तो इमिटेशन में आ जाएगा, ठीक है। मैनिपुलेशन में क्या होगा, जो मैम ने आर्ट वर्क बनाया उसे दो तीन बार बनाएगी वो, जैसे कैनवास पे बनाएगी, कभी पेपर पे बनाएगी, अलग अलग तरीके से बनाती रहेगी। फिर प्रिसाइजेशन में क्या होगा, वो बार बार बनाएगी, वो तो उसमें परिशुद्धता आएगी, जो गलतियां हैं थोड़ी कम होंगी। लेकिन आर्टिकुलेशन में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वो सीख जाएगी। वो एक लेवल होता है आपका डिजायर्ड कि हाँ मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो आर्टिकुलेशन में वो आ जाएगा। नेचुरलाइजेशन में क्या होगा कि वो थोड़ी नई चीजें बनाएगी, उसमें मॉडिफाई करेगी उस पेंटिंग को, और नई नई चीजें डिजाइन करना चाहेगी। इसी तरह आप मशीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इमिटेशन में आपकी फिजिक्स टीचर ने बताया कि कोई मशीन ऐसे ऐसे हमारे लॉज लगते हैं और इस तरह से ये काम करती है, ठीक है। तो इमिटेशन में गए तो उन्होंने कॉपी किया, अपने टीचर को बिल्कुल अच्छे से कॉपी किया। फिर मैनिपुलेशन में उसी मशीन में, हाँ मशीन बना रहे हैं वो, बार बार उसी मशीन को उसके साथ प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे बनाया सर ने, उसी को खोल रहे हैं, फिर से जोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर प्रिसाइजेशन में क्या हुआ, उस मशीन को अच्छे से उसे उन्हें जोड़ना आ गया। मैनिपुलेशन में ऐसा भी हो सकता गलती हो गई हो, वो गए अपने टीचर के पास, पूछा कि ये हमसे थोड़ी गलती हुई, लेकिन मैनिपुलेशन में थोड़ी कमी रहती है। प्रिसाइजेशन में क्या होगा कि बिल्कुल परिशुद्धता आ जाती है, और आर्टिकुलेशन में एक लेवल पर पहुंच जाता है कि हाँ अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल खुद से बना सकता है आर्टिकुलेशन में। लेकिन नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, वो नई चीजों के लिए अडेप्ट होता है, ठीक है, और वो मॉडिफाई करता है और नई टेक्नोलॉजी डिजाइन करता है उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन में होता है कि एक लेवल पे पहुंच जाता है, प्रॉपर तरीके से वो चीज को सीख लेता है। और जो नेचुरलाइजेशन है उसमें वो नई चीजें बनाता है, ठीक है शिवानी जी। यस मैम। मैम जो एक वर्ड था characterization, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बस कैरेक्टराइजेशन को। अच्छा, कैरेक्टराइजेशन होता है किसी के बिहेवियर में चेंज करना, इसमें कैरेक्टर वर्ड जुड़ा है ना, निरूपण, उसको चेंज करना। जैसे किसी का बिहेवियर अलग है और टीचिंग से मतलब गलत है बिहेवियर, वो ड्रग्स वगैरह लेता है, अल्कोहल वगैरह लेता है, तो उसमें चेंज कर रहे हैं। इसमें हार्ट के लेवल पे काम हो रहा है, अफेक्टिव डोमेन में है ये, तो हार्ट के लेवल पे काम हो रहा है, तो उसे थोड़ा मोटिवेट करना, इन चीजों को नहीं करना है, तो उसके बिहेवियर में चेंज करते हैं कैरेक्टराइजेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी का डाउट है इससे रिलेटेड तो बताइए, पिछली वाली क्लास से रिलेटेड सभी को क्लियर है? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैम हो ये रही है बोल ना रहे थे स्क्रीन कि शेयर? हाँ जी। हेलो मैम, कल आपने हाँ पीडीएफ जी नहीं मैम, भेजा कल था। आपने पीडीएफ नहीं भेजा था। अच्छा पीडीएफ, हाँ भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, आज भेज देती हूँ मैं। जी मैम, कल की और आज की जो दोनों के कल की साथ और में आज की भेज दीजिए। दोनों के साथ में भेज देती, जी ठीक है, थैंक भेज यू। देती हूँ मैं। जी वेलकम। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा हो गया है सभी चीजें। आज हम पढ़ेंगे गैग्ने एंड ब्रिग्स का मॉडल। गैग्ने और ब्रिग्स का जो क्लासिफिकेशन है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, तो इसमें इसकी 5 चीजें आती हैं इनकी। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल। फिर आता है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज,
ज्ञानात्मक रणनीतियां, फिर आता है ओरल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स, देन एटीट्यूड। तो बौद्धिक कौशल हो गया सबसे पहले, फिर ज्ञानात्मक रणनीतियां, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मनोदृष्टि। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है हमारा उसको क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं हम चीजों से डील करना, जैसे जो रूल्स हैं उनको सीखे। लर्निंग में जो है उनके इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड लेवल पे है, ठीक है। तो जो हम हमारा स्कूल में प्रोसीजर है सुबह से शाम तक क्लासेस का, जो रूल्स हैं हमारे उन्हें फॉलो करें, ठीक है। तो इसमें क्या करता है स्टूडेंट हमारा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, ठीक है, लर्निंग होती है उसमें, और जो रूल्स हैं उन्हें सीखता है, ठीक है, बौद्धिक कौशल में। फिर है कोग्निटिव स्ट्रेटेजीज, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक इसमें क्या होता है, खुद के कोग्निटिव भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड। कोग्निशन बताए कोई क्या होता है, किसी को पता है कोग्निशन क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ, मैम कोग्निशन मैं होता बता रहा है हूँ। जैसे, हाँ जी बताइए। मैम स्वयं की अपनी बुद्धि को विकसित करना है। हाँ जी, जैसे आपने आज पढ़ा टीचिंग, ठीक है, आपने पढ़ा गैग्ने और ब्रिक्स का मॉडल पढ़ा, इसमें पांच चीजें होती हैं, ठीक है। अब आगे कोई आपको कोई बताए, जैसे कहीं और जाके कोई डिस्कस कर रहा हो आपके सामने कि गैग्ने और ब्रिक्स का मॉडल ऐसे ऐसे होता है, तो आपके एकदम से याद आएगा कि हाँ हमने पढ़ा था, इसमें पांच पांच चीजें होती हैं। तो जो आपके प्रेजेंट में है, उस प्रेजेंट में आप पास्ट की चीजों को कोरिलेट कर सकें। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपका माइंड बहुत वीक है, एकदम से चीजें याद नहीं आ रही हैं। तो कोग्निटिव क्या होता है, कोग्निशन होता है चीजों को कोरिलेट करके समझना। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज को, किसी चीज के लिए, तो एग्जाम्पल क्यों देते हैं, ताकि आपको चीजें समझ आए। तो दो तीन चीजों को कोरिलेट करके जब आप एक चीज समझते हैं, वो आपका कोग्निशन होता है। तो कोग्निटिव स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, इसमें खुद की लर्निंग होती है, याद करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। और आप जैसे आप मैं क्लास में हूँ इस टाइम, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, क्योंकि आपको कुछ कोरिलेट किया है अपने, और आप उस चीज को पूछना चाह रहे हैं कि ये भी हो सकता है क्या, ठीक है। कॉग्निशन में खुद की लर्निंग के लिए आप नोट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज आपने पढ़ लिया, और आगे अपनी खुद की लर्निंग के लिए आप नोट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, आपका कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आएगा, ज्ञानात्मक रणनीतियां, ठीक है। ओरल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट्स को नाम देते हैं, जैसे जैसे आपके चारों तरफ कुछ भी वस्तु है, सभी को नाम दिए गए हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिलती है आपको नाम के द्वारा, लोगों को नाम देना, चीजों को नाम देना, या फिर एग्जाम्पल्स दें तो आपका ओरल इंफॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। ये सब आपको ओरल इंफॉर्मेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में क्या होता है, आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये तीनों चीजें आपके मोटर स्किल्स में काम करती हैं। अब जैसे आप कोई कार स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें खाली आपका हाथ तो काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन भी काम करेगा। मसल्स है, खाली मसल्स तो काम नहीं करेंगी ना आपकी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम साथ में चलेगा। तो जब एक काम करने के लिए ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क करते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, मोटर स्किल्स अगर आपकी डेवलप्ड है। तो टीचर क्या करता है, आपकी मोटर स्किल्स को भी डेवलप करता है, ओरल इंफॉर्मेशन को भी डेवलप करता है, कोग्निटिव स्ट्रेटेजीज भी आपको प्राप्त होती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी आपकी बढ़ती हैं, ठीक है। फिर है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या बताया है इन्होंने, कि जो आपकी आंतरिक इंटरनल स्टेट है, मानसिक लेवल मतलब मेंटल लेवल जो होता है, इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं स्टूडेंट की, ठीक है, उसको चीजें समझाने के लिए। जैसे कोई है इसमें, आप सामने वाला कुछ नहीं बताएगा, लेकिन यदि जैसे कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने टीचर को जाके बताएंगे, तो आपका काउंसलिंग करेंगे। पहले आप चीजें बताएंगे तोड़ मरोड़ के कि ऐसे है ऐसे है, ये कुछ आपके साथ गलत हुआ, या फिर आपका कुछ मन में विचार चल रहा है फैमिली से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड, तो आप उनको तोड़ मरोड़ के बताएंगे। फिर टीचर क्या होता है, मैच्योर वन होता है, ठीक है, मैच्योर पर्सन होता है, तो आपकी चीजों को जो है अरेंज करके बताएगा। तो एटीट्यूड में आता है आपका मनोदृष्टि, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, बौद्धिक कौशल। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अलग अलग चीजों को डील करने में हेल्प होता है, ठीक है।
फिर लर्निंग करता है, रूल्स सीखता है नए नए, ठीक है, प्रोसीजर्स जो होते हैं उन्हें फॉलो करता है। इसके बाद है कोग्निटिव स्ट्रेटेजी, इसमें खुद की लर्निंग पे फोकस किया जाता है स्टूडेंट की, कि वो खुद से सीखे। उसके लिए नोट्स बनाने के लिए टास्क दे देंगे, डायग्राम बनाने के लिए टास्क दे देंगे, ठीक है। क्लास ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वो क्वेश्चंस पूछे आपसे। इस तरह से कोग्निटिव स्ट्रेटेजी होती है कि उसका जो है कोग्निशन अच्छा हो, बढ़े। इसके बाद ओरल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल वगैरह देके के उसे सिखाएं, नाम वगैरह, मॉडल वगैरह, इन सब चीजों से क्या होता है, ओरल इंफॉर्मेशन में आएगा ये चीजें, ठीक है। इसके बाद मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स में आ जाएगा आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे कार स्टार्ट करना है या फिर किसी टारगेट को आप इससे बंदूक से शूट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हैंड, तीनों चीजें यूज होंगी, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, मोटर स्किल्स में आएगा। इसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड में ये होता है इंटरनल इंटरनल स्टेट होती है एक स्टूडेंट की, जो मेंटल लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो इसमें आप काउंसलिंग कर सकते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। इसमें 5 में आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस मैम। जी, तो इन 5 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। मैम ये किनका है क्लासिफिकेशन, एक बार ये नाम प्रोनाउंस कर दो और मैम दिखा भी दो। गैग्ने एंड ब्रिग्स, गैग्ने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्लूम का, ठीक है, और इसमें है गैग्ने एंड ब्रिग्स। चलिए, 2 क्लासिफिकेशन हो गए हमारे। गैगने की स्पेलिंग ऑब्जेक्टिव मैम GAGNE है या फिर I है मैम लास्ट में? ई है, ई, इसमें डॉट नहीं है ना, ई है गैग्ने ब्रिग्स। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हरी झंडी दिखा दीजिए भाई। यस मैम। जी मैम। यस मैम। जी, चलिए। तो अब है हमारा शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक। मैगजाइन्स होते हैं कि टीचर स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए, उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे ये होते हैं शिक्षण सूत्र, मैगजाइन्स, ठीक है। इसमें मोटिवेट कैसे किया जाए लर्नर को कि हाँ ऐसे मतलब पढ़ें। तो इसमें टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, इंस्पिरेशनल हो टीचिंग आपकी, मीनिंगफुल हो, उसके लिए मैगजाइन्स दिए गए हैं कि आप कोई भी एक मैगजाइन को यूज करें और आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहले आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जाएंगे क्लास में तो आप क्वेश्चन पूछे लर्नर से, स्टूडेंट से, कि और एक टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूछें कि इसके विषय में किसी को पता है क्या। जैसे कोई जब मैंने टीचिंग में जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपसे पूछा कि टीचिंग क्या है, किसी को पता है, तो 2 बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है। इसी तरह जाके क्वेश्चन पूछ, और फिर उससे पता चलता है, आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे है, किस लेवल की मतलब चीजें उसे पता है। तो सबसे पहले जाएंगे, क्वेश्चन पूछा, तो इससे क्या होता है, आपको चीजें पता चल गई स्टूडेंट की, उसके बाद आप एड ऑन करते जाएंगे, चीजें धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, आप उन्हें लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस वाली चीजें पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप पूछे लाभ क्या है, हानि क्या है, जैसे मैंने पूछे टीचिंग क्या है, तो जाके पूछेंगे, फिर उससे पता चलेगा कि बच्चे को लाभ हानि के बारे में पता भी है या नहीं, या फिर मैं सीधा रूल्स पढ़ाने लग जाऊं उन्हें कि लाभ कैसे निकालें, हानि कैसे निकालें। तो इसमें भी सबसे पहले सरल से जटिल की ओर जाते हैं, छोटी चीज से बड़े की ओर, ठीक है। इसके बाद है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जैसे इसमें भी सेम रूल ही लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको पहले से पता है, जो भी चीज आप टॉपिक पढ़ाएं, तो इसमें ध्यान रखिए कि बच्चे को जो पता है पहले वो लेके चलें। उसके बाद जो नहीं पता है उस चीजों को पढ़ाएं, पहले नोन थिंग्स पढ़ाएं, देन उसके बाद अननोन थिंग्स चीजें बताएं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर गए। इसके बाद है फ्रॉम कंक्रीट टू टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या है, हमारा स्थूल, ठीक है। अमूर्त क्या है, हमारा सूक्ष्म। तो इसमें क्या होता है, पहले वो चीजें दिखानी चाहिए
जो देखी जा सके, जैसे मॉडल्स हो गया। अब जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है, A4 एप्पल पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप उसे पहले एप्पल का मॉडल दिखा दें या एप्पल की पिक्चर दिखा दें, जिससे कि वो इमेजिन कर पाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे ही जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में क्या होगा, अमीबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अमीबा के बारे में क्या करेंगे, आप अमीबा का पिक्चर दिखा देंगे या मॉडल दिखा देंगे, उससे क्या होगा, इफेक्ट अच्छा होगा और आपकी जो टीचिंग है बहुत अच्छी होगी। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले वो चीजें दिखाएं जो देखे, मतलब बताएं जो देखी जा सके। मूर्त तो वही है स्थूल, फिर हम सूक्ष्म की ओर चलेंगे, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, कंक्रीट दिखाया पहले आपने, मॉडल या पिक्चर दिखाई, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चले, उसकी थ्योरी वगैरह जो है वो पढ़ाएंगे। इसके बाद है फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की अनिश्चित से निश्चित को इनडेफिनिट टू डेफिनिट। ठीक है, पहले जो आप कुछ भी टॉपिक पढ़ाने जाए उसमें अस्पष्टता होती है, क्लियरेंस अच्छे से नहीं होता है बच्चे को, तो आप पहले उसे चीजें स्पष्ट कराएं। ठीक है, अनिश्चित चीजों को जो है वो बताएं कि छोटी छोटी चीजों को बताएं, उसके बाद निश्चित की ओर जाएं। पहले फैक्ट्स बताएं, फिर उसके बाद थ्योरी के पास जाएं। तो अनिश्चित से निश्चित में क्या होता है, पहले विचारों में अस्पष्टता होती है, फिर आप मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, परिपक्वता की तरफ। ठीक है, तो नॉन क्लियर से क्लियर की ओर हमारा इनडेफिनिट टू डेफिनिट में आ जाएगा, जिसमें आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। इसके बाद है पर्टिकुलर टू जनरल, तो इसमें क्या होता है आपका, इसे इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। तो पर्टिकुलर मतलब पार्ट्स में तोड़ना पहले नॉलेज को, उसके बाद जनरल उसे इकट्ठा करके तब बताना। तो जैसे आप एग्जाम्पल्स बताएं पहले कि ये एग्जाम्पल्स हैं किसी चीज को समझाने के लिए, कोई टॉपिक है आपके पास, तो उसमें पहले आप एग्जाम्पल्स बताएंगे, जैसे मैथ्स में होता है या फिर ग्रामर में होता है, पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं। इंडेफिनिट डेफिनिट आप कुछ पढ़ा रहे हैं, टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले एग्जाम्पल्स बताएंगे। दिस इज अ काउ, ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस का है ये तो। राम डज नॉट ईट फूड इन नाइट, तो इसमें क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया आपका टेंस, एंड ये आपका इंडेफिनिट का है। तो इसके लिए आप डज और नोट को एग्जांपल में बताएंगे, यहाँ जहां जहां डज होगा आपका, वहां वहां आपका इंडेफिनिट होगा, नोट होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रूल्स से पहले एग्जाम्पल बताएं ग्रामर में। ठीक है, ऐसे ही आपका पर्टिकुलर टू जनरल हो जाएगा, आप पहले छोटी चीजें बताएं, कुछ एग्जांपल्स दें, उस प्रिंसिपल्स और रूल्स की तरफ चलें। ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर टू जनरल। इन 5 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इजी से है वैसे तो। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इंडेफिनिट टू डेफिनिट, पर्टिकुलर टू जनरल। किसी को कोई डाउट? मैम ये किसी राइटर के हैं क्या, ये इन पे भी किसी विद्वान का है क्या ये मत पांचों? नहीं नहीं, विद्वान इनमें नहीं है, लास्ट में आएंगे आपके दो इसमें होल टू पार्ट्स। ये है आपका गेस्टाल्ट वाला, उसके बाद आएगा आपका ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, मोन्टेसरी और फ्रोइबल वाला, वो आगे पढ़ेंगे हम। इनमें तो कोई वो नहीं है मैगजाइंस में, नीचे वाले हैं आपके, इनमें थोड़े वे हैं साइंटिस्ट वगैरह जो बोलते हैं, प्रतिपादक या फाउंडर, इन 5 में नहीं है। और कोई डाउट है आपका इनमें से किसी का? हरी झंडी दे मुझे। मैडम फोर्थ वाला एक बार प्लीज। जी, फोर्थ वाला है इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लियरेंस नहीं होती है। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने आए हैं, तो आपको क्लियर नहीं है चीजें, क्या क्या पढ़े हैं, कैसे कैसे पढ़े, क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, हम मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसमें अलग अलग चीजें हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, आपको क्लियर नहीं है चीजें, ठीक है, इनडेफिनिट में है आप, जब आप क्लास में आए थे, अब धीरे धीरे क्लियर होंगी, डेफिनिट की तरफ चलेंगे आप। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इसके बाद में। तो क्या होता है इसमें, अनिश्चित है आपका भी ज्ञान, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, निश्चित की ओर जा रहा है आपको। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम, थैंक यू। जी वेलकम। मैम थर्ड पॉइंट भी कुछ इसी तरह से ही है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूड से, इसमें हाँ ये मतलब है तो सेम से ही, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, मूर्त कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अलग है इससे। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में है आप एग्जांपल्स देंगे, पहले स्थूल चीजें दिखाएंगे मूर्त,
और अमूर्त है आपका जो थ्योरी वगैरह ले लेंगे इसमें एग्जांपल। मूर्त में आ जाएगा आपका मॉडल्स एंड पिक्चर्स वगैरह, अमूर्त में आ जाएगा आपका थ्योरी। तो आप पहले मॉडल्स और पिक्चर्स दिखाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको गहराई में जाएंगे। जो आपने पहले मॉडल दिखाया उसमें उन्हें क्या दिखा, अमीबा दिखा, अमीबा की स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। उसके बाद आप इसकी थ्योरी पे गए। थ्योरी में क्या होगा, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, वन सेल्यूलर है ये, यूनिसेल्यूलर। और इससे आगे आगे इसके बारे में जानते जाएंगे। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, इसके बारे में और स्पेसिफिक पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इसीलिए बोला गया है। क्लियर है आपको? जी मैम। जी। मैम और सेकंड पॉइंट एक बार करना क्लियर। जी, सेकंड में है नोन टू अननोन। जो आपको पहले से ज्ञात है उसके बाद फिर नवीन चीजों की तरफ जाएं। ठीक है, पहले से ही ज्ञात है मतलब पहले से ही जो नॉलेज आपके पास है उसके बाद न्यू जो नॉलेज है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात। पहले जैसे टीचिंग में ही है तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, टीचिंग क्या है, उसके बारे में ज्ञात हो गए आप। फिर आगे चले, फिर अज्ञात जो चीजें हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगी वो भी आपके लिए अभी अज्ञात ही हैं। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके लिए कल को अज्ञात हो जाएगी। अभी भी जो नीचे की हैं वो आपके लिए अज्ञात हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगी वो आपके लिए ज्ञात हो जाएंगी। तो ये है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन। समझ आया आपको? क्लियर है? ऐसे भी तो पहले बोल सकते हैं मैम, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो आज आप पढ़ा रहे हो वो हमको ज्ञात नहीं था, अब ज्ञात हो गया, और जो भी आप हाँ पढ़ाओगे वो हमको अज्ञात है। जी, जो मैं कल पढ़ाऊंगी अभी आपको पता नहीं है ना मैं क्या पढ़ाऊंगी, अज्ञात है आपके लिए। यही चीज है, पहले आप वो नॉलेज दें जो उन्हें पहले से पता है। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कोई एप्पल है, एप्पल के बारे में, जो एप्पल इज रेड ये पढ़ाना है बच्चे को कि एप्पल का कलर लाल होता है, RED रेड पढ़ाना है। तो आप उसके लिए एप्पल का एग्जांपल दो, क्योंकि बच्चे ने बचपन में खाया तो होगा एप्पल। तो आप एप्पल बताएंगे कि ये एप्पल है और ये रेड कलर का है। रेड आप उसके दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो पहले आप एप्पल दिखाएंगे। ठीक है, या फिर ग्रीन दिखाना तो ग्रीन चिली दिखाएंगे। ये है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, क्लियर है? जी मैम, वो पांचवे वाला कौन सी रीजनिंग बताई थी मैम आपने? पांचवे वाले में बताया था इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज को हम जानते हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है, एकदम से रूल आ गया आपके, उसके बाद आप छोटा छोटा मतलब जो पका पकाया मिल जाए, वो डिडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव में आप खुद से सीखते हैं। ठीक है, चलें आगे। जी मैम। जी मैम। जी चलिए। तो अब है हमारा फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे हम कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से क्या ये जो आप नॉलेज देना चाह रहे हैं वो योग्य है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लॉजिकल की साइड जाएंगे। तो इसमें यही है कि आप पहले मेंटल लेवल पे देखेंगे, उसके बाद आप साइकोलॉजिकल लेवल पे चलेंगे। उसकी अनुकूलता के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो आप पढ़ाएं वो उसके दिमाग में जा भी रहा है या नहीं। धीरे 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 फिर आप बढ़ाते जाएंगे, लॉजिक्स की तरफ जाएंगे। पहले आप उनके माइंड में कुछ चीजें बैठाएंगे, उसके बाद आप उन्हें लॉजिक्स बताएंगे। तो ये आएगा आपका फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इंटरेस्ट की है उनका तो आप पढ़ाएंगे, फिर लॉजिक्स की तरफ जाएंगे। ये आपका है सिक्स्थ वाला, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फिर है आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण। हमने एनालिसिस और सिंथेसिस पढ़ चुके हैं, गैक ने उसमें ब्लूम वाले में पढ़ा है ना हमने। एनालिसिस क्या था, फिर सिंथेसिस क्या था। ऐसे ही यहाँ पे है, सबसे पहले आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले फैक्ट्स को तोड़ेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग फैक्ट्स में बताएंगे। कुछ भी चीज पढ़ा है, कोई टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद आप संश्लेषण करेंगे, एक साथ कलेक्ट करेंगे। जैसे आप किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें 2 आईज होती हैं, ठीक है, 1 नोज होती है, 1 माउथ होता है। तो अलग अलग चीजें बताएंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे कि ये पूरा बॉडी का पार्ट है। हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, 2 लेग्स होती हैं, ठीक है, 5 फिंगर्स बताएंगे। पहले आप हैंड के बारे में पढ़ाएंगे, एनालिसिस में क्या होता है पहले आप हैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे।
तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, आपके पास एक थंब है, 4 फिंगर्स है, 1 पाम है, ठीक है। ये आपने एनालिसिस कर दिया, खाली एक हाथ को लिया, ठीक है। फिर एक खाली एक पैर को लिया, खाली एक फेस को ले लिया कि इसमें 2 आईज होती हैं, 1 नोज होती है, 1 माउथ है, 2 आईब्रोज होती हैं, ठीक है। तो आपने एनालिसिस किया है, खाली एक माउथ को लिया, अपने हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग अलग कर लिया, माउथ अलग ले लिया, हैंड अलग ले लिया, लेग अलग ले ली। तो इन सबको हमने क्या किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, अलग अलग जगह पे तोड़ दिया। इसके बाद हमने सिंथेसिस किया और फिर बताया कि पूरे हमारे बॉडी के पार्ट है, हैंड्स हमारे अपर साइड होते हैं एंड लेग्स हमारे लोअर साइड होते हैं। अब हेड के जो शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर हमारा फेस होता है। ये आपने क्या किया, सिंथेसिस किया। तो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस हो जाएगा हमारा, पहले तोड़ें फिर उसका स्थायित्व बना दें, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस हो गया। इसके बाद फ्रॉम होल टू पार्ट, अब ये वाला है हमारा गेस्टाल्ट ने बताया है, ठीक है। ये गेस्टाल्ट ने बताया, उन्होंने क्या कहा है कि हम जब भी कुछ चीज देखते हैं, जैसे आप किसी इंसान को देखेंगे, सबसे पहले आप एक इंसान देखेंगे, हाथ पैर नाक आंख सब चीजें बाद में देखेंगे। इसी तरह यदि आप कोई पेड़ देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप एक पेड़ ही देखेंगे, उसकी शाखाएं, उसकी जो पत्तियां हैं, उसमें जो फूल हैं, कलियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब आप बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, पहले जो बच्चा है उसे सभी चीजें बता दे। जैसे मैंने क्या किया आपको, पहले सबसे पहले क्या बताया, सभी पूरा सिलेबस बता दे कि हम ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पार्ट्स में जा रहे हैं, हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर पहले आप पूर्ण बता दें, फिर अंश की तरफ चलें, ठीक है। ये हमारा गेस्टाल्ट की थ्योरी है और ये बोलते हैं कि हमें पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए, पूर्ण से पार्ट्स की ओर चलना चाहिए। जैसे आप किसी बच्चे को पोयम पढ़ा रहे हैं, तो पोयम में क्या करेंगे, पहले पूरा रीड आउट कर देंगे, पूरी पोयम बता देंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक लाइन का मीनिंग आप बताएंगे। तो ये क्या होता है, आपका फ्रॉम होल टू पार्ट्स होता है। पूरा आइडिया दे दे पहले, फिर उस आइडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बताएं। इसके बाद है फॉलो द नेचर। फॉलो द नेचर में क्या होता है, प्रकृति का अनुसरण करते हैं, कि प्रकृति में ही आपको टीचिंग करते हैं। या फिर 2 तरीके से आप इसका अर्थ ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग कराएं। दूसरा है कि आप नेचर के द्वारा ही उसे एजुकेशन कर दें। नेचर के द्वारा एजुकेशन कैसे, जैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे, जो हैं कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जो उसके चारों तरफ वातावरण होता है, जो उनके उसके चारों तरफ नेचर होता है लोगों का। जैसे मम्मी पापा जो भाषा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो खड़ी भाषा है, क्लास में तो मैं अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन घर पे क्या होता है, मेरी खड़ी बोली हो जाती है, क्या कर रही, क्या खा रही, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे क्लास में जैसे लोग बदलते हैं, कॉलेज में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। घर पे और बंगाली है जैसे लोग, तो क्या सीखते हैं, बंगाली सीखते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपका अलग अलग भाषाएं होती है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बोला भी जाता है, फॉरेन चले जाओ, इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो गिरते पढ़ते हैं। तो आपका क्या है, प्रकृति का अनुसरण करें, प्रकृति के द्वारा जो आप सीखते हैं वो आता है आपका इस एग्जाम में, फॉलो द नेचर। इसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का प्रशिक्षण। इसे दिया है आपका मोंटेसरी एंड फ्रोएबल, ठीक है। इसको दिया है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इनसे ही हमारा एक गेटवे बोलते हैं, जो 5 सेंसेस हैं, आंख हो गई, नाक हो गई, कान हो गया, जीभ, त्वचा, ये 5 सेंसेस हैं। तो इन्हीं को हमें प्रशिक्षण करने के लिए ये एग्जाम बताया गया है। तो हमें आंखों से किस तरह सीखना है, तो पिक्चर्स दिखा सकते हैं, मॉडल्स दिखा सकते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। कानों से कैसे सीखते हैं, साउंड, आप कोई वीडियो चला दें, इससे क्या होगा, वो देख भी पाएगा और सुन भी पाएगा। इस तरह से हम पांचों जो हमारे सेंसेस हैं उसका यूज करके बच्चे को सिखा सकते हैं, उसकी सेंसेस को ट्रेन कर सकते हैं। ये हमारे बाकी के 5 हो गए। अब आप इन पांचों में किसी को कोई डाउट है, 6 to 10, तो आप पूछ सकते हैं।
कुछ कंफ्यूजन है? फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़े। मैम क्या वो प्रकृति का अनुसरण जो था वो मॉन्टेसन था उनका नाम? मोंटेसरी। मैं लिख देती हूँ, फिर से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मोंटेसरी था। फ्रोएबल। समझ आ रहे हैं मेरे लिखे हुए? मैम ये 10th पॉइंट के लिए था ना? नहीं, हाँ हाँ, ये 10 के लिए था, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। बढ़े आगे। हेलो। मैम ये इंद्रियों का परीक्षण वाला बता दीजिए। इंद्रियों का प्रशिक्षण ऐसे ही है कि जो ये आप आपके आपके। हाँ जी। जी जी मैम आप बोलिए। जी, मैं बोल रही थी, इंद्रियों का प्रशिक्षण में क्या होता है कि आपके 5 सेंसेस होते हैं जिनसे आप चीजें सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, गेटवे होते हैं आपका, ठीक है। तो इनको प्रशिक्षित, इनके जो स्टूडेंट है, हमारा लर्नर है, उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है हमें। तो हमें जैसे आंखों के लिए है, तो उसमें क्या करेंगे, आप वीडियो वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। और ऑडियो के लिए आप साउंड वगैरह दिखाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया आपका, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में क्या है, यूज करने के लिए बताया गया है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन पांचों को यूज करेंगे तो आपकी जो टीचिंग है, मतलब स्टूडेंट है, वो अच्छे से सीखेगा, अच्छे से टीचिंग होगी। तो 5 सेंसेस को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है मोंटेसरी फ्रोएबल में। ये यही बताया कि जो यदि आप 5 सेंसेस का अच्छे से प्रयोग करेंगे, आंखों के लिए आप मॉडल दिखाएंगे या पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, और कानों के लिए आप कोई अच्छा साउंड सुनाएंगे उन्हें, ठीक है। अगर जैसे मतलब अलग अलग चीजों में अलग अलग यूज है। आप टेम्परेचर से बताना चाह रहे हैं, स्टूडेंट को ठंडा गर्म सिखाना चाह रहे हैं, तो आप त्वचा का यूज करेंगे। यदि आप कुकिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि जो होम साइंस वाले स्टूडेंट है उसमें कुकिंग होता है, तो जीभ से आप खट्टा मीठा, बच्चे को, बच्चा भी है उसे खट्टा मीठा कड़वा, ये जो टेस्ट है उसे कैसे सिखाएंगे आप, टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा, ठीक है। इसी तरह कुछ स्मेल सिखा रहे हैं आप, गंदी बदबू, मतलब गंदी गंदी खुशबू, तो इसमें नाक से कैसे सिखाएंगे, मतलब खुशबू बदबू सिखानी है, मतलब बतानी है उन्हें कि इसकी स्मेल ऐसी होती है, स्मेल से रिलेटेड कुछ सिखाना है, तो आप नाक का यूज करेंगे। तो ये है कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में क्या, आप लर्नर की, जो लर्नर को मतलब आपकी टीचिंग जो है आपको इफेक्टिव बनाने के लिए आप 5 सेंसेस का यूज करें। ये आपका मोंटेसरी और फ्रोएबल का एजेंडा, ठीक है। ठीक है मैम। जी, वो बोलते हैं कि 5 सेंसेस को यूज करेंगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक टीचिंग मॉडल्स। इसमें क्या है, पेडागोजिकल है एंड एंड्रागोजिकल है। पेडागोजिकल है, शिक्षक पर आश्रित है, जैसे कि जो लर्नर होता है, हमारा स्टूडेंट होता है, ये टीचर पर ही डिपेंड रहता है, आश्रित मतलब डिपेंड रहता है। जो एंड्रागोजिकल है वो खुद से लर्निंग करता है, आत्मनिर्देशित होता है। तो इसमें क्या होता है, पेडागोजिकल में जो आपकी गति होगी, स्पीड होगी, शिक्षण की जो टीचिंग की स्पीड होगी, वो टीचर के अकॉर्डिंग होगी पेडागोजी में। इसमें लिखा हुआ भी है, शिक्षक पर आधारित और आत्मनिर्देशित। तो इसमें गति क्या होगी, टीचर पर, जो आपकी स्पीड है टीचर पर डिपेंड करेगी पेडागोजी में। लेकिन एंड्रोगोजी में स्पीड जो है लर्नर पर डिपेंड करेगी, वो खुद से किसी भी स्पीड से पढ़ सकता, चाहे तो रातों रात एक बुक पढ़ दे, या फिर उसे 1 महीना 2 महीना एक बुक को पढ़ने में लग जाए। तो ये क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है। और जो पेडागोजी होती है ये हमारे शिक्षक पर केंद्रित होती है, आश्रित होती है, मतलब यही है। तो सिलेबस जो है और सामग्री जो है ये आपकी
ये शिक्षक पर आधारित होती है कि वो क्या पढ़ाएगा, किस तरह पढ़ाएगा, किस स्पीड से पढ़ाएगा, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेगा, 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये सब क्या किस पर डिपेंड करता है? आपका टीचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एंड्रागोजिकल है ये आपका लर्नर पे डिपेंड करता है, वो किस स्पीड से पढ़ना चाह रहा है, वो कितने टाइम में पढ़ना चाह रहा है, किस चीज को पढ़ना चाह रहा है। तो ये है हमारा दो मॉडल है, पेडागोजिकल एंड एंड्रागोजिकल। ये क्लियर है ना सभी को? टाइम होने जा रहा है, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, 21 हो गए हैं। तो इसमें किसी का कोई डाउट है? पेडागोजिकल एंड एंड्रागोजिकल इजी सा कॉन्सेप्ट था, टीचर पर बेस्ड और ये लर्नर पर बेस्ड, आत्मनिर्देशित। खुद जिम्मेदार होता है एंड्रागोजी का, और इसमें जिम्मेदार होता है टीचर। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जी मम्मी की कॉल इसी टाइम पे आती है। चलिए ठीक है, डा क्वेश्चन भी नहीं है किसी का कोई। क्वेश्चन आंसर करूं? यस बोलिए, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी क्वेश्चन आंसर के लिए। चलिए बताइए। गैग्नो एंड ब्रिग्स का मॉडल टाइप करेंगे सभी। क्या क्या पढ़ा हमने उसमें? रितिका जी, आकाश जी, गौरव जी, तीन ही बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, बाकी सब सो गए हैं। बहुत अच्छा मानसी जी, रितिका जी, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, ओरल, मोटर, एटीट्यूड। तो हैंड रेज करें जो माइक ऑन करके बताएंगे। चलिए जिसने सबसे पहले टाइप किया उन्हीं को अवसर देते हैं। मानसी जी बताइए। ये टाइप भी बताना है ना मैडम? जी नेम्स बताइए। ये तो इंटेलेक्चुअल स्किल है पहले, तो फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, ओरल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। जी बहुत अच्छा। इंटेलेक्चुअल स्किल्स बताइए, क्या समझते हैं आप इससे? टाइप मैडम करेंगे। हाँ जी टाइप करेंगे सभी, बाकी सबके लिए। आयुषी जी बताइए। Intellectual skill is based on mental status and it includes the follow of rules and regulations. वेरी गुड, मैसेजेस भी आए हैं। आकाश जी बौद्धिक कौशल, सोनिया जी स्टूडेंट जब अलग अलग चीजों में डील करते हैं, बहुत अच्छा, डील करना सीखता है जी। माइंड लेवल रूल फॉलो, जी बहुत शॉर्ट चल रहे हैं आप लर्निंग रूल्स फॉलो, बहुत अच्छा बताया मानसी जी, शिवानी जी, गौरव जी, सानिया, सोनिया जी, आकाश जी, सबने अच्छा बताया। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें। ये क्या क्लास तो खत्म ही हो गई, मतलब कितने से बच्चे बचे हैं? 10 लोग बचे हैं खाली। चलिए इसके बाद बताएं जो हमने मैगजाइम्स पढ़े थे, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट बताएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर सभी टाइप करेंगे। सभी टाइप करें इंडेफिनिट टू डेफिनिट। डाउट टू क्लियर, जो क्लियर नहीं वो पहले सिखाना, फिर फैक्ट्स बताना। जी बहुत अच्छा। फ्रॉम नॉन क्लियर टू टॉपिक टू क्लियर टॉपिक। जी आयुषी जी, सोनिया जी, सबने अच्छा, आपने अच्छा बताया। बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन आंसर पे सब गायब हो जाते हैं, ये गलत बात है। क्लास में तो 20 आते हैं तो 20 ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में सभी चले जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। फ्रॉम होल टू पार्ट्स ये किसने थ्योरी दी थी? पूर्ण से अंश की ओर, क्या नाम है उनका?
आयुषी जी का सबसे पहले आंसर आया गेस्टाल्ट, आकाश जी गेस्टाल्ट, सोनिया जी गेस्टाल्ट, बहुत अच्छा बताया। इसके बाद बताएंगे ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इसमें इसे किसने दिया है, कौन है इसके फाउंडर? एक एक बताएं, दो लोग हैं इसमें, मोंटेसरी, रितिका जी और आकाश जी फ्रोएबल। सोनिया शाह जी ने टाइप किया है मोंटेसरी एंड फ्रोएबल, बहुत अच्छा। मानसी जी मोंटेसरी फ्रोएबल, मोंटेसरी फ्रोएबल जी, बहुत अच्छा बताया सभी ने। ये आज की क्लास एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, पेडागोजिकल एंड एंड्रागोजिकल। इससे इसमें पेडागोजिकल क्या होता है और एंड्रागोजिकल, इसमें आप क्या समझते हैं, टाइप करेंगे सभी। शिवानी जी पूरा टाइप क्या करें, एंड्रागोजिकल का भी बताएं। रितिका जी पैडा टीचर बेस्ड, एंड्रा स्टूडेंट बेस्ड, टीचर बेस्ड, स्टूडेंट बेस्ड, टीचर बेस्ड, लर्नर बेस्ड जी, बहुत सही। टीचर अकॉर्डिंग, लर्नर अकॉर्डिंग, एंड्रोलॉजिकल। आयुषी जी pedagogical depends on teachers, andragogical self learning. शिवानी जी andragogical depends on self, yes. एंड आकाश कुमार जी सही हैं आप। निगम जी, निगम जी ने बड़ी लेट पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। निगम जी कहाँ थे आप? चलिए बहुत अच्छा, सभी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 10 ही लोग बचे हैं क्लास में, जो बहुत बुरा लगा। तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं। मैम एक अभी क्वेश्चन था। आकाश जी बताइए। मैम जो 9 नंबर पे आपने बताया वो दोनों हैं उसके वैज्ञानिक? फॉलो द नेचर, यस मैम। इसमें क्या दो चीज क्या? मैम इसके वैज्ञानिक मॉन्टेसरी और फ्रेबल दोनों हैं। हाँ ये 10 के हैं, 9 के नहीं है, 10 के हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के हैं। मोंटेसरी और फ्रोएबल दोनों फाउंडर इसी के हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी चलिए करें ना शांति पाठ। चलिए निगम जी बिजी थी काम करते हुए, क्लास ले रही थी। अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास। ओ शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत थैंक यू।